हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। झाओ chen की आंखें कांप उठीं, चेहरे पर डर और भ्रम की रेखाएं साफ थीं। ये नामुमकिन है। मास्टर तो आत्मा विस्फोट में मर चुके थे। वो जिंदा नहीं हो सकते। जोफान ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। सही कहा। जो इरफान तो मर ही चुका है, लेकिन उसकी चाह, उसका संकल्प, वो एक मरते हुए युवक में समा गया। मैं जोफान हूँ, लेकिन मैं ही जो इरफान भी हूँ। क्या? जाओचन का चेहरा बुझने लगा। तू जो इरफान है या जोफान? जोफान की आंखों में चमक थी। दोनों। कल का जो इरफान ही आज का जोफान है। क्या तुझे 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स याद है? उसकी सबसे खतरनाक कला, यर्निंग रीबर्थ। सिर्फ शरीर और आत्मा ही नहीं, इंसान उसकी सोच और इच्छा से भी बना है। झाओ chen कांपते हुए पीछे हट गया, दीवार से टकराकर रुक गया। तो तू मास्टर है? जुओफान ने कुछ नहीं कहा, बस एक मुस्कान दी। जो chen फौरन जमीन पर गिर पड़ा। माफ कर दो मास्टर, मुझे मजबूर किया गया था। मैंने धोखा नहीं देना चाहा। वो लोग मुझे बहका ले गए थे। मैं फिर से आपकी सेवा करूंगा मास्टर। बस मुझे जिंदा रहने दो। बैंग बैंग बैंग। उसने सिर पत्थर से मारना शुरू कर दिया। जुओफान चुपचाप देखता रहा। चेहरे पर कोई दया नहीं थी। 100वीं बार सिर मारने पर जुओफान ने लंबी सांस ली। मूर्ख, किसने कहा कि मैं तुझसे बदला लेने आया हूं? झाओ chen ने सिर उठाया, आंखों में उम्मीद। तो आप मुझे छोड़ देंगे? जुओफान ने मुस्कुराकर कहा। शिष्य और गुरु का बंधन यूं नहीं टूटता। मैं जानता हूं, उन्होंने तुझे फंसाया था, और मैंने भी उनके हाथों वही चालें देखी। तू दोषी नहीं, तू भटका हुआ है। झाओ chen फिर से सिर झुकाकर, मास्टर, धन्यवाद। जुओफान ने पूछा, तुझे डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट कैसी लगी? झाओ chen चौंका। वो तो नेदर स्क्रिप्ट है ना? जुओफान ने ठंडी हंसी हंसी। मूर्ख, डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट असल में 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स की सबसे ऊंची विधि है। क्या तुझे सच में लगा कि मैं तुझे नेदर सॉवरेन की कला दूंगा? मैंने तुझे अपनी कला दी, मेरी विरासत। झाओ chen की आंखें चमक उठीं। तो वो मास्टर की कला है। वाह, ये कला तो अद्भुत है। मुझे तो लगता है कुछ ही महीनों में मैं सेंट रियल में प्रवेश कर जाऊंगा। हुश, बाहर से आवाजें आईं। वो इसी तरफ गया है। इतनी गहरी डिमोनिक एनर्जी, यकीनन झाओ chen है। झाओ chen ने दहशत में पूछा। वो लोग आ गए? मैंने तो सारे निशान मिटा दिए थे। जुओफान ने एक पिता जैसा लहजा अपनाया। मूर्ख, इतनी शक्ति के साथ तुझे लगा वो तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? झाओ chen कांपते हुए बोला। मास्टर, आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? जुओफान ने गहराई से उसकी आंखों में देखा। क्या तूने नहीं कहा था कि तू मेरी सेवा करना चाहता है? तो जा, उन सबको मार डाल, अपने विश्वासघात का प्रायश्चित्त कर। झाओ chen की आंखों में पागलपन उभरा। जी मास्टर। वो दौड़ पड़ा। उसकी काली ऊर्जा पूरी घाटी को निगल रही थी। तुम सब मुझे ढूंढने आ ही गए। सोर्ड एम्परर, अब मरो। 5 एम्परर्स चौंक पड़े झाओ chen की हालत देखकर। वो सब एक साथ झपटे। झाओ chen, अब बस, वो कला हमें दे दे। झाओ chen हंसा। मेरी कला चुरानी है तो मर जाओ। डेविल पाम, स्काई ब्रेकर, वेलिंग रेथ, डैजलिंग पेटल्स। जैसे ही 5 एम्परर्स की ताकत भिड़ी, धरती कांप उठी, आसमान बिखर गया, पहाड़ धूल में समा गए। एक और युद्ध शुरू हो चुका था। प्लॉप जोरदार धमाके के बाद 5 एम्परर्स खून थूकते जमीन पर गिरे। उनकी मेरिडियंस फटने की कगार पर थीं। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। लेकिन जख्मी झाओ chen हंस रहा था। खून उसकी ठुड्डी से टपक रहा था। फिर भी वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। बूम! एक और डेविल पाम पड़ी और 5 को जमीन पर पटक दिया गया।
जाओ चेन उन पर झुका, उसका चेहरा विजयी पागलपन से भरा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, बस इनको खत्म कर दूं, फिर मास्टर मुझे माफ कर देंगे। डिमोनिक सॉवरेन की कल्टीवेशन विधि से पूरा संसार हमारा होगा। हे। उसके मुंह से और खून बहने लगा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ उन्माद था। एन्चांटिंग एम्प्रेस का चेहरा फाक पड़ गया। ये पागल हो चुका है, इतना जख्मी होकर भी लड़ रहा है। सोर्ड एम्परर की आवाज़ कांप उठी। पागल लोगों से लड़ना सबसे खतरनाक होता है। उनका कोई तर्क नहीं होता, सिर्फ संहार। ये क्या कर रहा है? इतनी शक्ति के बावजूद अपनी जान क्यों दांव पर लगा रहा है? क्या ये उसकी कला का प्रभाव है या कुछ और? जाओचन आगे बढ़ा, चेहरे पर खून, दांतों की भयानक मुस्कान। मर जाओ बुड्ढों, हा हा हा। लेकिन तभी जाओचन एक पल के लिए थम गया। सामने झुके हुए पांचों एम्परर्स ने देखा। उसके चारों ओर काली ऊर्जा मंडराने लगी। उसके अंदर से भयंकर चीखें गूंजने लगीं, जैसे किसी नरक से आए हुए प्राणी की कराह हो। जाओचन जमीन पर गिर पड़ा, अपने ही शरीर से जूझता हुआ। पांचों एम्परर्स ने दहशत से देखा। इसे क्या हो रहा है? जाओचन चीख पड़ा, मास्टर, ये क्या हो रहा है मुझ में? बचाओ मुझे मास्टर। उसकी चीखें सिर्फ दर्द की नहीं थीं, बल्कि भीतर से टूटते हुए विश्वास की भी थीं। मास्टर? एन्चांटिंग एम्प्रेस का माथा सिकुड़ा। क्या वो जुओ इफान को पुकार रहा है? जरूर उसका दिमाग खराब हो चुका है। सॉर्ड एम्परर ने गंभीरता से कहा। उसे अपराध बोध है अपने मास्टर को धोखा देने का। अब जब उसका कल्टीवेशन पागलपन की हद तक पहुंच गया है, वो हेलुसिनेट कर रहा है, रिडेम्पशन चाहता है। बाकी एम्परर्स ने सिर हिलाया। उन्हें जाओचन का छटपटाना देखकर संतोष मिला। पर सच तो ये था, जाओचन वाकई अपने मास्टर से मदद मांग रहा था, और जुओफान, जो सच में उसका मास्टर जुओईफान था, उसने शीर्षती एक ठंडी आवाज़ जाओचन के कान में डाली। मूर्ख! जाओचन जमीन पर तड़पते हुए गिड़गिड़ाया, मास्टर बचा लो मुझे। अब तो बता सकता है, डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट में क्या पाया तूने? जुओफान की आवाज़ में कोई दया नहीं थी। मुझे माफ़ कर दो मास्टर, मैं गलत था। नहीं, तू आधा गलत था। जुओफान ने अपनी चाय की चुस्की ली। ये कल्टीवेशन मेथड पूरी नहीं थी। जाओचन कांपा। क्या? मैंने शुरू की चेतावनी ही हटा दी थी कि जब तक पुरानी कल्टीवेशन त्याग कर नए मार्ग पर न चला जाए, डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट कभी सफल नहीं हो सकती। और तूने तो बस आत्माओं को लूट लूट कर शक्ति पाई, पर कभी भी आत्मा को शुद्ध नहीं किया। अब उसकी कीमत चुकाने का वक़्त आया है। जाओचन हंस पड़ा, मगर उसकी आंखें अब खाली थीं। तो बदला लेने ही आए हो मास्टर? मूर्ख, तू मेरा शिष्य है। जिस दर्द से मैं गुजरा, अब तुझे भी वही अनुभव कराना मेरा धर्म था। जाओचन के आंसू निकल पड़े। मास्टर, मैं गलत था। लेकिन जुओफान ने कहा, अब तू दूसरों को भी वो फल दे सकता है, वही जहरीला फल जो तूने खाया। जाओचन कांपते होठों से बोला, आपको मुझ पर इतना भरोसा है? मूर्ख, तुझे जितना मैं जानता हूँ, उतना शायद तू खुद को नहीं जानता। तू कभी अकेला नहीं मरने वाला, तू बाकियों को भी साथ लेकर जाएगा। जाओचन हंस पड़ा, एक पागल हंसी के साथ। हाँ, ये बदला सिर्फ मेरा नहीं है। उसने अपनी अंगूठी से एक जेड स्लिप निकाली और हवा में उछाल दी। वूश! पांचों एम्परर्स की नज़र उसी पर अटक गई। यही तो चाहते थे ना तुम सब, जैसे 1000 साल पहले हम। प्लॉप! जैसे ही जेड स्लिप जमीन पर गिरा, सॉर्ड एम्परर ने सबसे तेजी से उसे लपक लिया। बाकी चारों गुस्से से उसकी ओर देख रहे थे। सुनो, सॉर्ड एम्परर, एक चिल्लाया, हमें भी हिस्सा चाहिए। हमें बेवकूफ़ मत समझना, हमें भी दो, वरना भुगतोगे। ठहरो, सॉर्ड एम्परर गरजा, पहले देखने तो दो कि ये असली भी है या नहीं। बाकी चारों ने हामी भरी, मगर उनकी नज़रें उसकी हर हरकत पर थीं, जैसे किसी भेड़िए ने दूसरे भेड़िए को मांस खाते देख लिया हो। ये वही नेदर स्क्रिप्ट है जिसकी बात वो कर रहा था।
स्वॉर्ड एम्परर की आंखें चमक उठीं, जैसे उन्होंने अमृता का दरवाज़ा खोल लिया हो। तो फिर क्या कर रहे हो? हमें भी दिखाओ। रेत एम्परर और बाकियों की बेचैनी अब उनकी आंखों में साफ थी, लेकिन स्वॉर्ड एम्परर ने हाथ उठाकर सबको रोका। इतनी जल्दी मत करो, पहले कुछ बातें साफ करनी होंगी। बकवास बंद करो और जेड स्लिप दे दो। कहीं ये सब अपने लिए रखने का इरादा तो नहीं? एन्चांटिंग एम्प्रेस की आंखों में शंका थी। मैं क्या पागल हूँ? स्वॉर्ड एम्परर गरजे। लेकिन सोचो, ये इतनी आसानी से क्यों दिया गया? जो इफान तो इसे अपनी कब्र तक लेकर गया था, फिर जाओचन इतनी आसानी से क्यों दे गया? बाकी चारों की नज़रें अचानक जाओचन की ओर घूमी, जो अब भी काली ऊर्जा से धीरे धीरे मिट रहा था। कुछ अजीब नहीं है इसमें। जाओचन की आवाज़ अब भूत जैसी लग रही थी। असल में अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है छुपाने को। तुम लोग मेरी अंगूठी भी ले सकते हो। वैसे भी मेरे मरने के बाद सब तुम लोगों का ही होगा। कम से कम सॉवरेन की ये विधा खोने से तो बचेगी। हुश, उसने अपनी अंगूठी फेंकी। स्वॉर्ड एम्परर ने उसमें झांका, खाली थी। वो सिर हिलाकर बोला, मौत के दरवाजे पर हर इंसान ईमानदार होता है। जाओचेन, तू अपने मास्टर से भी समझदार निकला। जाओचेन हंस पड़ा, एक टूटी हुई हंसी के साथ। समझदार? मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि तुम इस नेदर स्क्रिप्ट का क्या करोगे। स्वॉर्ड एम्परर ने ठंडी निगाह डाली। तुझे इससे क्या लेना? नेदर स्क्रिप्ट सॉवरेन की विधा है। हाँ, मगर उसके भीतर एक प्यासा राक्षस छुपा है जो हजारों साल से भूखा है। मेरी मौत तो तय है, अब देखना यह है कि अगला कौन है। हा हा हा। जाओचन का शरीर राख में बदल गया। पांचों स्तब्ध रह गए। उनकी रीढ़ में एक ठंडी सनसनी दौड़ गई, मगर नेदर स्क्रिप्ट उनके सामने थी और लालच उनके दिलों में धधक उठा। स्वॉर्ड एम्परर, हम सबको इसकी एक एक प्रति चाहिए। हम सब साथ में इसे साधेंगे। नहीं। स्वॉर्ड एम्परर का जवाब बिजली की तरह गिरा। बाकी चारों की आंखें लाल हो गईं। तू अकेले रखना चाहता है इसे, है ना? स्वॉर्ड एम्परर ने राख की ओर इशारा किया। जाओचेन को देखा। यही अंत होगा तुम्हारा भी। ये विधा साधने के लिए नहीं, निगलने के लिए बनी है। बाकी चारों गंभीर हो गए, मगर अंदर ही अंदर उनकी आंखों में अब भी वो भूख चमक रही थी जो इंसान को राक्षस बना देती है। जाओचन ने नेदर स्क्रिप्ट साधा और पागल हो गया। सबने देखा उसका अंजाम। शायद हम उस वक़्त टकरा गए जब वो साधना में था, तभी तो विधा ने पलटकर वार किया। स्वॉर्ड एम्परर ने सबको ठंडी नज़र से देखा। रेत एम्परर ने शंका उठाई, तो क्या करोगे? जुओफान को भी मार दोगे? स्वॉर्ड एम्परर ने सिर हिलाया। जुओफान को मारना आसान है, लेकिन फिर लो क्लैन सच जान जाएगा। उन्हें मिटाएंगे तो पूरे क्षेत्र में अराजकता फैलेगी, जिससे सीक्रेट माउंटेन्स चौकस हो जाएंगे, और फिर वो हमें हटाने की तैयारी में है। उनके बाद कौन हटाएगा उन्हें? एन्चांटिंग एम्प्रेस बोली। तो अब क्या करें? नेदर स्क्रिप्ट यूं ही छोड़ दें? स्वॉर्ड एम्परर मुस्कुराया। सिर्फ मूर्ख ही इतनी बड़ी शक्ति त्यागेगा। बस अब ये तय करो कि तुम अपनी 8 एम्परर्स की पहचान छोड़ने को तैयार हो या नहीं। क्या मतलब? नेदर स्क्रिप्ट साधने के लिए एकांत चाहिए। इसका मतलब है संपर्क तोड़ना, यहाँ तक कि आपस में भी। तभी कोई एक दूसरे की पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा। और संसाधन, हम सबके पास विशाल क्षेत्र हैं। हमें जो चाहिए हम वहाँ से ले सकते हैं। एन्चांटिंग एम्प्रेस कांप उठी। इतने लोगों का गायब होना सेक्रेड माउंटेन्स को सतर्क कर देगा। स्वॉर्ड एम्परर हंसा। इसीलिए कहा था 8 एम्परर्स को छोड़ दो। अब हमें शासक नहीं, शैतान बनना होगा। सिर्फ सॉवरेन बनने का रास्ता बाकी है। चाहे लाखों मर जाएं, पर एक बार सॉवरेन स्टेज पा ली, सेक्रेड डोमेन हमारा होगा। वो हंसी शैतान की थी। पांचों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सर झुकाया।
8 एम्परर्स अब नहीं रहे, अब 5 सॉवरेन बनने चले हैं। हुश! चूफान काली राख में प्रकट हुआ। बेवकूफ, पांचों ने जाल को अमृत समझ लिया। अब जाओचन के बाद उनकी बारी है। 5000 साल पुराना बदला अब पूरा होगा। हा हा हा। 1 महीना बीत गया। डेविल माउंटेन अब नया बन चुका था। ली जिंगतियान हंसते हुए दौड़ा। स्टीवर्ट जुओ, सब वैसा ही हो रहा है जैसा आपने कहा था। 5 सम्राटों के क्षेत्र में हाहाकार है। लाखों लोग गायब। रूबी क्लाउड सेक्ट और बाकी सभी ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब उन क्षेत्रों का कोई शासक नहीं। जुओफान मुस्कराया। जाओचन से जो सीखा वही दोहराया है उन्होंने। अब नेता नहीं, सिर्फ खाली सिंहासन है। जाओ एल्डर ली, अपनी सेना तैयार करो। कोई युद्ध नहीं है, बस जाकर कब्जा करो। ली जिंगतियन छाती ठोकते बोला, आधे महीने में आपको 8 सम्राटों की भूमि समर्पित कर देंगे। जब तक हमारा ड्रैगन प्रोजेक्ट पूरा होगा हम सेक्रेड माउंटेन्स के बराबर होंगे। क्यू यनहाई ने प्रकट होकर झुककर कहा, स्टीवर्ट जो, सेक्रेड माउंटेन से 3 युवक आए हैं। लुओ क्लैन से भेंट चाहते हैं। जुओफान की आंखें हल्की सिकुड़ी। 3? किस स्तर के? पीक एम्परर स्टेज। ये ज़रूर 8 एम्परर्स की जगह लेने आए होंगे। जुओफान ने आंखें सिकोड़ते अंदाज़ा लगाया। सेक्रेड माउंटेन्स को डर है कि अब कोई न रहे तो लोग बेकाबू हो जाएंगे। गैम्बलिंग एम्परर और फाल्कन एम्परर मारे गए, 2 जगहें खाली। डिमोनिक एम्परर गायब, पर किसी को खबर नहीं। बाकी 5 शासक छुपे हुए हैं। अब सिर्फ ये नासमझ लड़के ही बाकी हैं जो स्थान भरने आए हैं। ली जिंगतियन ने पैर पटका। सालों की मेहनत से हमने उन बूढ़ों से गद्दियाँ खाली करवाईं और अब ये सेक्रेड माउंटेन सब बिगाड़ने आ गए। मैं जाकर उनके सिर ले आता हूँ। जुओफान ने हाथ उठाया। एल्डर ली, ज़रा ठंडे रहो, ये तीनों तो बस मासूम बच्चे हैं। कुछ मीठी बातों में उलझा लूँगा और सब हमारे कब्जे में होगा। इन्हें मारोगे तो सेक्रेड माउंटेन्स हम पर चढ़ बैठेंगे। पर स्टीवर्ट जुओ, ये सेक्रेड माउंटेन्स के लड़के तो घमंडी होते हैं। उन्हें दुनिया का कुछ पता नहीं, पर राज करना चाहते हैं। ऐसे में हमसे ज़मीनें क्यों बांटेंगे? जुओफान हंसा। बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे से टॉफ़ी छीनी जाती है। तुमने खुद कहा इन्हें कुछ पता नहीं और घमंडी हैं, तो बस उनके घमंड पर हल्की सी चाशनी चढ़ा दो। असल ताकत तो हमारे पास ही रहेगी। लुओ क्लैन को प्रशासन में कौन मात दे सकता है? तीनों मुस्कुराए, फिर हंसी में सब उड़ गया। मुख्य सभागार में जुओफान और च्यू यानहाई पहुंचे। 2 युवक सिंहासन पर बैठे थे, चाय को नाक भौं सिकोड़कर पी रहे थे। तीसरा नीचे बैठा ऊब से पैर हिला रहा था, बिल्कुल घमंडी छोकरों की तरह। दूसरे के घर में आकर मुख्य आसन पर बैठ गए और किसी की परवाह नहीं। चोफान ने मुस्कुराहट दबाई और झुका। सेक्रेड माउंटेन से आए महानुभावों को मेरा प्रणाम। देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। तुम्हें पता भी है हमने कितनी देर से इंतज़ार किया। तुम लोग तो बहुत ही सुस्त हो, मुख्य आसन पर बैठा युवक चिल्लाया। चुओफान सिर झुकाकर बोला, यह मेरी भूल है। मुझे तो 2 ही पैर मिले हैं जन्म से, 4 होते तो शायद उड़कर आ जाता। हा हा हा, भाई सुनो तो, 4 पैरों वाला आदमी, ये तो गजब बोला। सारे हंसी में लोटपोट। एक पल में ही वो घमंडी हवा छू मंतर। बाहर से लुओ युनचंग और बाकी लड़कियां ये नज़ारा देख रही थीं। हंसते हुए बोलीं, सेक्रेड माउंटेन्स ने जिन लड़कों को 8 एम्परर्स बनाया है वो तो बिल्कुल जोकर निकले। जुओफान ने उन्हें ताना मारा और वो समझे मजाक। पूरा व्यंग्य सर के ऊपर से निकल गया। मुरोंगशुए ने गहरी सांस ली। इन मूर्खों को भेजकर सेक्रेड माउंटेन्स ने दिखा दिया कि उन्हें इस भूमि के लोगों की कोई परवाह नहीं और यही लोग सेक्रेड डोमेन पर शासन करेंगे। दुर्भाग्य की शुरुआत यहीं से होती है। टॉवलर की जुओफान झुका और मुस्कुराया। आपको कैसे संबोधित करूं, महानुभावों? चूतियनचुअन, तीसरे सेक्रेड माउंटेन से, नेता ने गर्व से सिर ऊंचा किया। क्यू शांगफेंग, 5वें सेक्रेड माउंटेन से, दूसरे ने हंसते हुए कहा। वू चिंगछू, 7वें सेक्रेड माउंटेन से,
तीसरे ने ऊबते हुए जवाब दिया। जुओफान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। आज्ञा दें युवा महानुभावों, किस सेवा हेतु पधारे हैं? सेवा? चूतियांचुआन ने तिरस्कार से कहा। सुना है कि तुम डेमोनिक एम्परर के सहायक हो और 8 एम्परर से तुम्हारी गहरी जान पहचान है। हम तुमसे जानकारी लेने आए हैं। आपने मुझ पर कृपा की, जुओफान विनम्रता से बोला। चूतियांचुआन ने भौहें चढ़ाईं। हम तीनों 8 एम्परर्स से मिलना चाहते थे, पर कहीं कोई नहीं मिला। डेविल माउंटेन भी उजड़ चुका था, डेमोनिक एम्परर गायब। तो अब हम तुम्हारे पास आए हैं। कहने को 8 एम्परर्स पर भूमि की जिम्मेदारी है, पर अब तो जैसे गायब हो गए हैं। हम थक चुके हैं इधर उधर दौड़कर। जुओफान ने धीमे से सिर हिलाया। माफ कीजिए, पर यह बात बताना मेरे अधिकार में नहीं। मैं अब लौटना चाहूंगा। रुको, चूतियांचुआन ने डांटा। तुम जरूर कुछ जानते हो, बताओ हमें। युवा महानुभावों, मैं कुछ नहीं कह सकता। डरते हो 8 एम्परर्स से या हमसे? तीनों घूरने लगे। हम सेक्रेड माउंटेन्स के उत्तराधिकारी हैं। हमें मना किया तो जान से जाओगे। जुओफान ने घबराए हुए मुर्गे की एक्टिंग की। बताता हूं, बस क्रोधित मत होइए। तीनों ने एक दूसरे को जीत के हाव भाव में देखा। जुओफान धीरे से बोला, कुछ महीने पहले 8 एम्परर्स डेविल माउंटेन में मिले थे और आपकी उपस्थिति पर विवाद हुआ। क्या? जुओफान ने गर्दन झुकाई। उन्होंने चर्चा की कि आप तीनों से कैसे निपटा जाए। पैम! तीनों ने मेज पर जोर से हाथ पटका। इतनी हिम्मत? हमें रोकेंगे? जुओफान ने सांस ली। वे जानते हैं कि वे खुलेआम कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने चुपचाप योजना बनाई। कैसी योजना? जुओफान पास झुकते हुए बोला। सॉर्ड एम्परर ने कहा, इन्हें सफल मत होने देना। बैम! चूतियांचुआन फिर मेज पर घूंसा मारता है। ये गरीब लोग समझते क्या हैं खुद को? सोचते हैं हम फेल होंगे। जुओफान गंभीर होकर बोला। उन्होंने कहा, इन लड़कों को कुछ समझ नहीं। ये आम लोगों को नहीं जानते। बस कुछ समय दो, ये खुद ही बर्बादी कर देंगे। फिर सेक्रेड माउंटेन से इन्हें हटा देंगे और हमें फिर से बुलाएंगे। तीनों दांत पीसते हुए बोले, हम सेक्रेड माउंटेन्स के अनमोल रत्न हैं। हमें बेवकूफ़ समझते हैं? जुओफान ने सिर झुकाकर कहा, डिमोनिक एम्परर ने तो आपका पक्ष लिया, पर उन्हें भी चुप करवा दिया गया। क्या किया? उन्हें मार डाला। जुओफान की आवाज़ भारी हो गई। 5 एम्परर्स ने एकजुट होकर डेविल माउंटेन पर हमला किया। डिमोनिक एम्परर ने विरोध किया, इसलिए वे सब एक साथ टूट पड़े और उन्हें मार डाला। मार बागोरा थे। बैम! तीनों ने फिर से मेज पर हाथ मारा। ये गद्दार हैं, हमारे समर्थन को भी खत्म कर दिया। अब हम खुद जाकर दिखाएंगे असली हकदार कौन है। जुओफान ने धीरे से कहा, आप तीनों तो वैसे भी नए एम्परर्स की जगह ले रहे हैं, गैम्बलिंग फाल्कन और डेमोनिक एम्परर के स्थान। अभी से अपनी भूमि संभालिए और बाकी 5 की ज़मीन भी अपने कब्जे में लाइए। चूतियांचुआन ने गर्व से कंधे उचका दिए। तुम देखना, हम दिखा देंगे कि इन बूढ़ों की ज़रूरत अब नहीं। सेक्रेड माउंटेन्स के युवा ही असली शासक हैं। चलो। तीनों हंसते हुए बाहर निकल गए। जुओफान ने पीछे से उन्हें जाते देखा और हंसी में बुदबुदाया। बिल्कुल जोकर हैं ये। अब इंतजार है उस दिन का जब दौड़ते भागते वापस आएंगे रोते हुए। हुश! ली जिंगतियन दौड़ता आया। स्टीवर्ट जुओ, अब जब ये तीनों जमीन पर कब्जा करने लगे हैं, क्या हम भी टेकओवर जारी रखें? कुछ दिन और इंतजार करो। जुओफान की आंखों में एक शरारती चमक थी। जब ये तीनों अपनी नासमझी से उन जमीनों को बर्बादी में झोंक देंगे, तब हमारे पास होगा सही बहाना उन जमीनों को हड़पने का। हा। ली जिंगटियन भी वहीं खड़ा था, खिलखिलाता हुआ। ही, शानदार चाल है स्टीवर्ट जुओ। 3 महीने बाद डेविल माउंटेन अब पूरी तरह से बहाल हो चुका था। मुख्य सभागार के सिंहासन पर जुओफान गर्व से बैठा था, पीछे सिर टिकाए और होंठों पर वही पुरानी मुस्कान। इतने सालों बाद आखिरकार मैं वहीं हूँ जहाँ मुझे होना था। स्टीवर्ट जुओ! ली जिंगटियन तेजी से अंदर आया
चेहरा चमकता हुआ। सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, हा हा हा। जुओ फान ने आंखें खोलीं। कौन सी बर्बादी? ली जिंगतियान फूला नहीं समा रहा था। बाकी सभी एम्परर्स की ज़मीनें अब पूरी तरह से अराजक हो चुकी हैं, सिर्फ हमारी भूमि शांति में है। वो 5 एम्परर्स छुप गए थे लोगों का अपहरण करने के लिए। फिर जब जनता भयभीत थी तभी सेक्रेड माउंटेन्स के युवराज आए शासन संभालने। लोगों को उम्मीद जगी और उन तीनों को लगा कि उन्होंने जीत ली, पर उसने एक विराम लिया। अब तक एक भी गायब व्यक्ति का सुराग नहीं मिला। जुओ फान ने भौहें चढ़ाईं और फिर ली जिंगतियान ने हंसी दबाते हुए कहा। तीनों युवराज गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने ऐलान कर दिया, 3 दिन में गायब लोग नहीं मिले तो सिरों की बौछार होगी। नतीजा, हजारों मारे गए, पूरे के पूरे कबीले, यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं बचे। अब जनता उन तीनों के नाम से कांपती है और पलायन कर रही है। अब उन तीनों के पास कोई आदेश देने वाला ही नहीं बचा। लोग अपने पुश्तैनी घर छोड़कर निकल रहे हैं। पर उसकी आंखों में चमक थी। डिमोनिक एम्परर की ज़मीन पर लोग खुद आने लगे हैं। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जोफान ने सिर हिलाया। मैं जानता था, वो तीनों बस घमंडी मूर्ख हैं। उन्हें लोगों की नहीं, नतीजों की परवाह है, और यही सबसे बड़ी हार की वजह बनती है। ली जिंगतियान ने हंसते हुए जोड़ा, अब तो हालत ये है कि अगर कोई भागता है तो पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। रुकने पर मारते हैं, भागने पर भी मारते हैं। पूरी ज़मीन को कसाई खाना बना दिया है। जोफान ने अपनी पीठ कुर्सी पर टिकाई और एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराया। जल्द ही वे खुद हमारे पास आएंगे सहारे के लिए। और फिर उसने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ा। हम नहीं, हमारी शर्तें बोलेंगी। तब वो 3 शहजादे नहीं, हमारी कठपुतलियाँ बनेंगे। एक शानदार अध्ययन कक्ष में क्यूशांगफेंग बेचैनी में चहलकदमी कर रहा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वहीं चू तियनचुअन एक जेड स्लिप को घूरते हुए बड़बड़ा रहा था। आखिरकार उसने उसे मेज़ पर पटका और चटका कर टुकड़े कर दिए। अब जवाब क्या दें? वू चियांग्क्यू का चेहरा दुख में डूबा था। 3 महीने हो गए इस मिशन को। अब बुजुर्ग एल्डर्स जवाब मांग रहे हैं। हम कैसे बताएं? लोग तो हमसे भाग रहे हैं। हर कबीला जो खान या औषधियाँ इकट्ठा करता था, सब छिप गए हैं। सेक्रेड माउंटेन्स के लिए संसाधन भेजना पूरी तरह बंद हो गया है। शू थियनचुअन गुस्से से फुफकारा। ये सब उन 8 एम्परर्स की साजिश है, हमें नाकाम साबित करने के लिए। क्यूशांगफेंग की आंखों में जलन थी। हमने धमकी दी, इनाम दिए, पर कुछ काम नहीं आया। हम सेक्रेड माउंटेन से हैं, फिर भी लोग हमसे क्यों भाग रहे हैं? चू थियनचुअन ने झल्लाकर कहा, हमें जुओ फान के पास जाना होगा। 1 महीने बाद डेविल माउंटेन के भव्य सभागार में जुओ फान ने उन तीनों का मुस्कुराकर स्वागत किया। स्वागत है शहजादों, आपके दर्शन से कक्ष की शोभा बढ़ गई। चू थियनचुअन ने ठंडे लहजे में कहा, बातों की ज़रूरत नहीं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जुओ फान ने सिर झुकाया। आज्ञा दें, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ? चू थियनचुअन ने अकड़ते हुए कहा, बस थोड़ा गड़बड़ है हमारे इलाकों में, तुम संभाल लोगे? जुओ फान का मन चीख रहा था। थोड़ा? पूरी जनता भाग चुकी है, ये मूर्ख हैं या अंधे? पर चेहरा शांत रहा। बहुत सरल काम है मेरे लिए। चू थियनचुअन की आंखें चमकीं। तुम वापस बुला सकते हो उन लोगों को जो भाग गए। जुओ फान ने सिर हिलाया। जब बात लोगों को संभालने की हो तो मैं सबसे आगे हूँ। आपने खुद देखा होगा डिमोनिक एम्परर का इलाका कितना शांत है। चू थियनचुअन ने एक सांस में कहा, ठीक है, अब ये सब तुम्हारे ऊपर। लेकिन सुनो, अगर काम सही हुआ तो इनाम मिलेगा, वरना गर्दन जाएगी। जुओ फान मुस्कुराया, स्वीकार है। फिर जैसे ही वो तीनों चले गए, जुओ फान ने तुरंत ली जिंगतियन को बुलाया। एल्डर ली, समय आ गया है। अब हम 8 एम्परर्स की सारी ज़मीनें ले लेंगे। ली जिंगतियन मुस्कुराया, हमने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। जो भी लोग हमारे इलाके में आ रहे हैं, हम उन्हें लुओ क्लैन की दरियादिली और न्याय का अनुभव दे रहे हैं। अब वो हमें ईश्वर समझते हैं। अब जब हम उन्हें वापस भेजेंगे तो वे खुद हमारे लिए काम करेंगे। लोग जहाँ जाते हैं, सत्ता वहीं जाती है। जुओ फान की मुस्कान गहरी हुई।
तख्त कभी छीना नहीं जाता, बस इतना करना होता है कि जनता तुम्हारे साथ खड़ी हो जाए, बाकी सब खुद ही गिर पड़ते हैं। जाओ, जुओफान ने धीमे में कहा और ली जिंगतियान अपने काम पर निकल गया। उसने सेक्रेड माउंटेन्स के 3 बेकार शहजादों का सहारा लेकर पूरी धरती अपने कब्जे में ले ली, क्योंकि जिसे जनता की सुनवाई मिल जाए वही असली राजा होता है। और सुनवाई चाहिए तो सबसे पहले चाहिए सम्मान। जिन लोगों को लुओ क्लैन ने शरण दी थी, उन्हें जुओफान ने खुद वापस उनके गांव लौटाया। तुम्हारे परिवार वहीं हैं, लौट जाओ, लेकिन मत भूलना ये सब लुओ क्लैन की दया से हुआ है। कि दुआई बारो। हर गांव, हर शहर में अब एक ही नाम गूंज रहा था, लुओ क्लैन, हमारे उद्धारक। जुओफान ने बड़ी चतुराई से सेक्रेड माउंटेन्स के द्वारा दी गई नकली पदवी को असली ताकत में बदला। उनके बनाए क्रूर कानूनों को उसने तुरंत हटा दिया और बदले में लोगों को नरम न्याय और मदद दी। लुओ क्लैन के अनुभवी लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया ताकि जनता को स्थिर किया जा सके। घरों का पुनर्निर्माण, व्यापार का दोबारा आरंभ, यहाँ तक कि जिनके परिजन खो गए थे उनके लिए खोज अभियान भी चलाया गया। हर अच्छे काम के पीछे एक नाम लिखा होता था, जुओफान। जैसे ही कुछ अपराधी और अपहरणकर्ता पकड़े गए, लुओ क्लैन की लोकप्रियता आकाश छूने लगी। जहां सेक्रेड माउंटेन्स के शहजादे बस नाम के शासक बनकर रह गए, वहीं जुओफान और लुओ क्लैन असली राजा बन गए। जनता अब उन्हीं के आदेश मानती थी। आधा साल बस इतना ही लगा था जुओफान को सारी धरती एक छत के नीचे लाने में, और वो भी उन्हीं 3 शहजादों की मर्जी से। ये सब जबरदस्ती से नहीं, बल्कि लोगों के दिल में जगह बनाकर हुआ था। स्थानीय नेता जो कभी अपनी सत्ता को लेकर सतर्क रहते थे, अब जुओफान को भगवान मानकर खुले दिल से उसे आमंत्रित कर रहे थे। हमें बर्बादी से किसने बचाया? लुओ क्लैन ने। किसने हमें खाना दिया, घर दिया, सुरक्षा दी? जुओफान ने। अब लुओ क्लैन का नाम हर घर की दीवार पर लिखा था और हर दिल में बस चुका था। और जुओफान, वो आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा सिर्फ मुस्कुरा रहा था। कभी तलवार चलाई नहीं, फिर भी सब कुछ मेरा हो गया। यही है असली शासन। तो सारे अपराधी सिर्फ बलि के बकरे थे? चू थियनचुआन हक्का बक्का जुओफान को देख रहा था, जो मुस्कुराते हुए नज़ाकत से झुका। क्यू शांगफेंग ने शक भरी नज़रों से पूछा, तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें वाकई में नहीं पता कि इतने सारे लोग कहाँ गायब हो गए? बिल्कुल नहीं, और सच कहूँ, पता लगाने की ज़रूरत भी नहीं। जुओफान का ठहाका गूंज उठा। लोगों को सच्चाई से ज़्यादा शांति चाहिए। जब हज़ारों लोग गायब हो जाते हैं तो डर बैठ जाता है मन में, लेकिन अगर किसी को सज़ा मिलती दिखे, चाहे वो सही हो या गलत, तो लोगों को लगने लगता है कि कुछ तो हुआ। बस 1-2 बलि के बकरे और जनता शांत। तीनों शहजादे मौन हो गए। चू थियनचुआन ने लंबी सांस ली। स्टीवर्ट जुओ, हम एल्डर्स को क्या जवाब देंगे? उनकी तो जेड स्लिप भी आ गई है। साधारण बात है, कुछ बताना ही मत। जुओफान मुस्कुराया, आंखों में शरारत थी। इतने बड़े क्षेत्र में सब कुछ शांत है। उत्पादन फिर से शुरू हो चुका है। बस यह बताओ और बाकी सब छोड़ दो। लापता लोगों की बात लिखोगे तो तुम पर उंगली उठेगी। चू थियनचुआन हिचकिचाया। क्या एल्डर्स से झूठ ठीक रहेगा? हाय रे भोला बच्चा, जुओफान ने सहानुभूति भरी चालाकी से कहा। ये झूठ नहीं, समझदारी है। कभी कभी सच बताने से एल्डर्स चिंता में पड़ जाते हैं। तुम उनके प्यारे शिष्य हो, उन्हें परेशान करोगे क्या? तीनों धीरे धीरे सहमत हो गए। क्यू शांगफेंग ने झट से कहा, स्टुअर्ट जुओ सही कह रहे हैं, हमें एल्डर्स के लिए सोचकर ही चलना चाहिए। जुओफान ने उन्हें और एक समझदारी दी। लिखो कि 100-200 लोग गायब हुए। कई महीनों की मशक्कत के बाद कुछ अपराधी पकड़े गए और उन्हें दंड भी मिला। अब मामला बंद। चू थियनचुआन ने वही किया, और जैसे ही जेड स्लिप सेक्रेड माउंटेन्स पहुंची,
7वें सेक्रेड माउंटेन की एक बड़ी सभा में एक एल्डर जेड स्लिप पढ़ते हुए हमसा। काम शानदार चल रहा है, हमारे शिष्य योग्य हैं, बिल्कुल जैसे हमें चाहिए था। दूसरे एल्डर बोले, 8 एम्परर्स के सभी क्षेत्र अब सेक्रेड माउंटेन्स के अधीन आने वाले हैं। जैसे ही वो चुना हुआ व्यक्ति प्रकट होगा, हम उसे झपट लेंगे। लेकिन बैठक में एक खाली कुर्सी ने सबका ध्यान खींचा। ओल्ड ही कहाँ है? 6ठे सेक्रेड माउंटेन का मास्टर। वो नहीं आएगा, मुख्य एल्डर ने कहा। क्यों? उसका बेटा मारा गया रूबी क्लाउड सेक्ट के पास। 1 साल हो गया और अब तक सुराग नहीं मिला। खुद ही नीचे उतर गया है। उसके सारे लोग गायब हो गए हैं। लगता है किसी ने जाल बिछाया है। एक एल्डर बुदबुदाया। शायद 100 साल पुराना अशुभ संकेत सच होने जा रहा है। एन्चांटिंग एम्प्रेस के क्षेत्र में एक लंबा खुरदुरा आदमी सिर पर बांस की टोपी लिए भीड़ में चल रहा था। अचानक उसने एक औरत का हाथ पकड़ लिया। तत्ता, तुम क्या कर रहे हो? वो चीख पड़ी। एन्चांटिंग एम्प्रेस कहाँ है? उसकी आवाज़ पत्थर जैसी कठोर थी। कब पत्थर ही क्या ले? मुझे नहीं पता। झूठ! तुम रूबी क्लाउड सेक्ट की पोशाक में हो, जवाब दो। उसकी पकड़ और कस गई। मुझे नहीं पता। उस युवती की आंखों में दर्द से आंसू छलक पड़े। मास्टर एक ही रात में गायब हो गई, मेरी कई बहनों के साथ। छोड़ दो मुझे। तो फिर तू बच कैसे गई? मर्द की आवाज़ गूंज उठी जैसे पहाड़ों से टकराई हो। मैं उस रात अपने प्रेमी से मिलने गई थी। जब वापस लौटी तो सब गायब थे। वो बड़ा आदमी एक पल को ठहर गया। उसकी आंखों में अजीब सी जिज्ञासा उभरी। कुछ गड़बड़ है। इतनी औरतें एक साथ कहाँ भाग गईं? क्या ये मेरे बेटे की मौत का अपराध बोध था? वो अब अपनी दाढ़ी वाला चेहरा पूरी तरह दिखा चुका था। 6ठे सेक्रेड माउंटेन का माउंटेन लॉर्ड ही युनशन। उसने युवती को झटक कर दूर फेंक दिया। उससे पहले कुछ अजीब हुआ क्या? एन्चांटिंग एम्प्रेस कुछ अजीब व्यवहार कर रही थी? नहीं, बस क्या? जैसे ही वो गई, आसपास के शहरों से लोग गायब होने लगे। फिर देखा गया कि दूसरे एम्परर्स के इलाकों में भी यही हो रहा था। क्या सब लोग गायब? माउंटेन लॉर्ड की आंखें सिकुड़ गईं। और ये सब बाकी एम्परर्स के क्षेत्रों में भी? हाँ, धत्त तेरी, कौन कर सकता है ये सब? उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। इतने सारे लोगों को बिना किसी सुराग के हटा देना, ये काम सेंट रेल्म का भी नहीं हो सकता। जब तक वो उस एक की आज्ञा का पालन न करें। पर कौन है वो? माउंटेन लॉर्ड गहरी सोच में डूब गया। और वहीं वो युवती उसकी बेख्याली का फायदा उठाकर भाग गई। पीछे से उसकी गूंजती हुई चीख आई, पागल हो क्या? तू कौन है जो मेरे मास्टर के पीछे पड़ा है?